सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ स्मित पटेल, करंटली परसिंग एमबीबीएस फ्रॉम मेडिकल कॉलेज गुजरात। तो आज हम पीएनएस सीरीज़ का एपिसोड 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो पीएनएस सीरीज़ के एपिसोड 1 का जो प्रॉब्लम है वो है हाउ टू प्रिपेयर थियोरेटिकल चैप्टर्स। तो ये वाला प्रॉब्लम सब मेजरली मुझे फेस करना पड़ा था, क्योंकि मुझे थियोरी जो रीड करनी होती है उसमें बहुत घंटा आता है। तो वो चैप्टर्स, थियोरेटिकल चैप्टर्स जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली, तो हम ये चैप्टर्स क्या करते हैं कि एनसीईआरटी से गो थ्रू करते रहते, सर बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, पर हमें ये पता नहीं चलता पढ़ना कैसे है। और ना ही हमसे प्रिपेयर होता है कि ये पढ़ 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 के भी हमारे जो माइंड के अंदर कुछ नहीं उतरता है। तो उसके लिए मैं ये प्रॉब्लम फेस करा, तो उसके लिए मैंने जो मेजर मेथड्स निकाली थी, जो मुझे टीचर्स ने बताई थी, जो मैंने एक्सपीरियंस करके एक ट्रिक बनाई थी कि ये इजीली इसको डिमोट कैसे कर सके और इजीली हम हमारे माइंड के अंदर कैसे उतार सके, कैसे ये रट्टा मार सके। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैं आपको मेथड, जो फॉर्मेट है, उसके अंदर हमको ये काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये थियोरेटिकल चैप्टर्स का ये मास्टर क्लास, तो उसके अंदर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा कि हमें पर्सनल नोट्स बनानी पड़ेगी। तो पर्सनल नोट्स के अंदर क्या होता है कि एनसीईआरटी एक पब्लिकेशन है, तो एनसीईआरटी का काम है कि सब इन्फॉर्मेशन एक बुक में दे दे। वो सारे के सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बाकी उनको गाली पड़ेगी। तो हमारा काम क्या है कि हमें सब इन्फॉर्मेशन तो जरूरी नहीं होती है, क्योंकि आधा रिड्यूस होता है, आधी इन्फॉर्मेशन के हम पीवाई की वो सबसे ऑब्जर्व करते हैं कि उसका काम नहीं आता है। तो क्या, और उसके अंदर लाइन ज़्यादा हो जाती है, हमारा 30-40 पेज का एक चैप्टर होता है। तो वो क्या होता है कि उसको हम रिड्यूस करने के लिए हमारी पर्सनल नोट्स बनाए, और पर्सनल नोट्स जो खुद लिखी हुई नोट्स होती है वो सबसे इजी मेथड है ग्रैब करने की। जो हमने लिखा होता है, हमको पता होता है हमने क्या लिखा है, तो सबसे इजी मेथड होती है कि हमारे वो माइंड के अंदर सेट हो जाए। तो सबसे पहला काम आपका है कि आपको पर्सनल नोट्स बनानी होगी। मैं भी क्या करता, मैं भी मेरे से क्या होता था कि मेरे उस टाइम पे गलती ये की थी कि मैं एनसीईआरटी के अंदर ही नोट्स बनाने लिखता था। उसके अंदर स्पेस कम हो जाती है और ज़्यादा घींच पीच मिल जाती है। पर आपको मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट ये करूँगा कि आप नोट्स जो बना वो अपने अंदर नोटबुक के अंदर ही बना देंगे, वो ज़्यादा ईजी होगी। अब पर्सनल नोट्स तो बना देंगे, पर अब बनाएंगे कैसे, पर्सनल नोट्स कैसे बनानी। तो उसकी मेथड है, पहले तो लिखें व्हाट टू स्टडी, कंटेंट, उसका कंटेंट्स का टॉपिक्स हमको लिखना है। क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो वो क्या बोरिंग लगेगा, और बोरिंग के साथ साथ हमको कंफ्यूजिंग होगा। तो फिर हमको क्या कि वो इतना ज़्यादा, इतना बड़ा 30-30 चैप्टर के एक चैप्टर 30 पेज के, तो वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं लगे, बोरिंग लगे, ऊपर से हमारा वो फोकस है वो बिल्ड नहीं हो पाएगा। और हमको क्या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन साथ में होगी, तो फिर क्या कि हम उसको याद रखने के लिए तकलीफ होगी। तो मेन क्या है कि आपको व्हाट टू स्टडी कंटेंट आपको एक फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख देना है। तो मैंने अपने खुद पर्सनल नोट्स बनाई है, जो आपको मैं अभी बताता हूँ, आपके लिए एग्जाम्पल के लिए बनाई थी। तो उसके अंदर आप रिलेट कर सकते हो उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये मेरा एनिमल किंगडम है, तो एनिमल किंगडम के अंदर हाँ, मैंने ये सबसे हार्ड वाला टॉपिक जो ज़्यादातर बच्चे फेस करते हैं कि ये एनिमल किंगडम कैसे याद करना है, प्लांट किंगडम कैसे याद करना है, तो उसके लिए मैंने उसकी एनिमल किंगडम की नोट्स बनाई है। तो सबसे पहले हमारा हाउ व्हाट टू स्टडी कंटेंट लिखना है। तो मैंने इसके अंदर लिखा है कि आई कैन फर्स्ट बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चैप्टर स्टार्ट होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से, फिर उसके अंदर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये दो मेजर टॉपिक है। अब ये दो मेजर टॉपिक के बाद आपको क्या करना है कि उसके अंदर टॉपिक्स का क्लासिफिकेशन करना है। कि अब ये मैंने बताया आपको कि ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर कौन से टॉपिक्स है। तो उसके अंदर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, जर्म लेयर है, सीलोम है, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड। अब इतने टॉपिक्स, ये 6 टॉपिक्स हुए। तो ये टॉपिक्स आपको स्ट्रक्चर में लिखना है। फिर वैसे ही वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में क्या क्या है, तो उसके अंदर फाइलम्स होते हैं। फाइलम्स के अंदर कौन से क्वारीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये सब हमने एक फाइलम की लिस्ट बनाई। फिर लास्ट में कॉर्डेटा हुआ। कॉर्डेटा के अंदर भी अंदर सब डिवीजन है, कॉर्डेटा का इंट्रोडक्शन है, फिर उसके भी क्लासेस है। तो वो सब क्लासेस लिख दिए हमने, इतने 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 इतने। अब क्या हुआ, हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट आएगा कि हमको क्या कितना पढ़ना है। तो हमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसके अंदर 6 टॉपिक्स है। ये हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल है, जिसके अंदर भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर टॉपिक मिल गया। हमारे पास 11 टॉपिक्स है। उसके अंदर कॉर्डेटा के अंदर सब टॉपिक्स है, इसके अंदर 5-6 दूसरे एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। तो हमको इतना पता चल गया कि मुझे गिन चुन के पढ़ना होगा 15 से 20 टॉपिक्स। अब 15 से 20 टॉपिक्स आप पहले पूरा चैप्टर देखोगे एनिमल किंगडम, तो वो कितना बड़ा लगेगा। पर अब पता 15 से 20 टॉपिक पढ़ने, मतलब समवॉट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब इजी टू ग्रैब कि हाँ भाई इतना कर सकता हूँ मैं। अब इसके अंदर फिर आपको क्या करना है कि ये आपने लिख दिया। अब हाउ टू मेक पर्सनल नोट्स के अंदर
फिर टॉपिक क्लासिफिकेशन कर दिया, अब उसके अंदर क्लासिफिकेशन करके अब उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है, पर नॉट इन राइटिंग ऑल द डिटेल्स, अवॉइड द मेजर डिटेल्स एंड राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब हमने स्टार्ट करना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। उसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक लिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये, अब एनसीईआरटी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये है, और जो मैंने लिखा है ये वाला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस? अब एनसीईआरटी का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू ऑल द मेंबर ऑफ एनिमल आर मल्टी सेल्युलर, ऑल दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न। अब मैंने क्या किया कि मुझे एक फर्स्ट पॉइंट मिला इधर से लेके इधर तक, ये पॉइंट के अंदर लिखा है, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमल आर मल्टी सेल्युलर, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell. For example, in sponges the cell are arranged as loose cell aggregates, that is they exhibit cellular level of organism. इसके अंदर मेन मुद्दा क्या है कि वो बताना चाह रहे हैं कि स्पॉन्जिस के अंदर, पॉरीफेरा के अंदर, स्पॉन्जिस के अंदर सेलुलर लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो वो मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिंपल एक लाइन के अंदर सेलुलर लेवल किसके अंदर होता है, पॉरीफेरा, व्हाट इज स्पॉन्जिस। देन नेक्स्ट लाइन के अंदर सेम पूरा उन्होंने कथा की है, फिर उसके अंदर लास्ट में बताया है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस किस के अंदर होता है। तो जो पॉरीफेरा के ऊपर वाले एक दो सीलेंट्रेट्स हैव द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने लिखा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्नाइडियर एंड टिनोफोरा, सीलेंट्रेट्स के दो कंपोनेंट्स। दैट्स हाउ द फॉलोइंग a still higher level of organ level exhibited by the member of platyhelminthes and other higher phyla where tissue are grouped together to form organs each specialized for a particular function. तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो कुछ काम के नहीं, मेन हमको इधर से क्या मिलने वाला है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गन लेवल एग्जिबिटेड बाय मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिंथेस। तो ऑर्गन लेवल किसके अंदर रहता है, प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर, सिंपल। वैसे ऑर्गन सिस्टम किसके अंदर रहता है, एस्केलमेंटिस, तो अपने ऊपर वाले सब फाइला के अंदर। बस इतना ही हमको। अब मैं आपको ये कंस्ट्रक्ट करके दूं, ये मैंने अपनी खुद की नोट्स बनाई, ओके। अब इसके अंदर ये मैंने अपनी खुद की नोट्स बनाई, ये मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा हम कंप्लीट कर ही देते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर वो ऊपर वाले होते हैं एस्केलमेंटिस, फिर उसके अंदर आगे बोला कि ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिंथेस हैव ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी, दैट्स हाउ बोथ माउथ। इसके अंदर ये इन शॉर्ट कहना चाहते हैं कि प्लेटीहेल्मिंथेस जो होता है उसके अंदर सिंगल ओपनिंग है दैट सोर्स बोथ माउथ एंड एनस, एक ही ओपनिंग से माउथ और एनस दोनों का एंट्रेंस एंड एग्जिट है। वैसे ही हेंस दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि एक ही ओपनिंग के अंदर एंटर भी होता है एग्जिट भी होता है, तो वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके साथ साथ कंप्लीट हैज टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस सेपरेटली, अलग अलग जगह पे माउथ और एनस होते हैं। वैसे ही दूसरा एक पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कि ओपन और क्लोज दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। ब्लड इज पंप बाय हार्ट एंड सेल एंड टिश्यूज बाथ इन इट, मतलब हार्ट के अंदर से पंप होता है ब्लड, और सेल्स और टिश्यूज के अंदर पानी के अंदर मतलब ब्लड के अंदर तैर रहे होते हैं। और दूसरा है कि क्लोज, जो ब्लड इज सर्कुलेट थ्रू वेसल्स, जो हार्ट से पंप ब्लड पंप होता है वो वेसल्स के थ्रू सब जगह पे पहुंचता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज। अब इसके अंदर ये हम ऑर्गन सिस्टम और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ने जाएंगे एनसीईआरटी के अंदर। तो ये हमारा 10 लाइन का एक पैराग्राफ है, फिर ये हमारा 10 लाइन का पैराग्राफ है, ये हमारा 19 लाइन्स का पैराग्राफ है, 10 और 19 की 29, अप्रॉक्स 30 लाइन्स। और जो मैंने खुद अपने हाथ से लिखी हुई नोट से मैंने लिखा है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने, क्योंकि 1 2 3 4 ये इनके दूसरे 9 6 7 8 मतलब अप्रॉक्स 15 लाइन्स मैंने 1/2 कर दिया। 30 लाइन्स का जो पैराग्राफ जो मुझे पढ़ने में बोरिंग लग रहा था, अब मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि अब मैं चालू करूँ, अगर मेरी बुक खोलूँ और लेवल और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ूँ, सेलुलर लेवल पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल क्नाइडियर एंड टिनोफोरा, ऑर्गन लेवल प्लेटीहेल्मिंथेस तक, ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्केलमेंटिस टू ऑल। फिर प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर ये मैं ओरली भी बोल सकता हूँ कि प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर सिंगल ओपनिंग होते हैं, माउथ और एनस एक ही ओपनिंग से होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेशन, एंड अदर हुआ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ माउथ एंड एनस सेपरेटली। जो मैंने ये लिखा है वही मैं पढ़ रहा हूँ। देन सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन एंड क्लोज, ओपन के अंदर ब्लड पंप होता है और टिश्यू और सेल ब्लड के अंदर बात करते होते हैं, और क्लोज के अंदर ब्लड वेसल थ्रू जाता है। अब इतना बड़ा पैराग्राफ जो मुझे इतना हार्ड लग रहा था, अब एकदम ईजी हो गया मेरे लिए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। देन उसके बाद अब मैंने ये कर दिया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने डन कर दिया। ये एक टॉपिक हमारा खत्म, मतलब 15 से 20 टॉपिक थे, उसमें से एक टॉपिक खत्म भी हो गया। उसके साथ साथ सिमेट्री। अब सिमेट्री के अंदर सेम यही इतना बड़ा टॉपिक है सिमेट्री का। अब सिमेट्री के अंदर मैं आपको उसका शॉर्टन अप करूँ, उसका
रिगार्ड्स में निकालूँ सिमेट्री के अंदर, तो उसके अंदर एसिमेट्रिकल होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल, रेडियल, बायलेटरल सिमेट्रिकल। ये 3 पॉइंट्स मुझे ये पूरा पैराग्राफ कन्वे करना चाहता है। अब ये पूरा पैराग्राफ 3 पॉइंट के अंदर एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री के अंदर नो डिवीजन इनटू एनी इक्वल हाफ, मतलब इक्वल हाफ जो है उसके अंदर नो डिवीजन, कहीं से भी काटो तो सिमेट्री नहीं बन रही है, दैट्स वाई एसिमेट्री। उसका एग्जांपल है पॉलीफेरा। फिर रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री डिवाइड्स इनटू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन, मतलब जो ये रेडियल सिमेट्री है कोई भी प्लेन से काटो इक्वल हाफ में ही मुझे डिवाइड करके देगा, तो रेडियल सिमेट्री। एग्जांपल स्नाइडेरिया, टिनोफोरा एंड एडल्ट इगैनोडर्मेटा। बायलेटरल सिमेट्री इक्वल हाफ बाय एनी सिंगल प्लेन, तो ये 1 सेकेंड, कोई भी एक सिंगल प्लेन से मैं काटूंगा तो फिर ये बायलेटरल मुझे एक एक हाफ इक्वल हाफ में कन्वर्ट करेगा, दैट्स प्लेटी एलिमेंट जस्ट टू ऑल। अब इतना इजी जो सिमेट्री के अंदर मिले, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री के अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं बनेगी, रेडियल के अंदर सब सिमेट्री ही बनेगी, एंड बायलेटरल के अंदर सिर्फ एक ही सिमेट्री बनेगी। अब ये पूरा पैराग्राफ में रीड करने जाऊंगा इतना बड़ा, उसके अंदर मुझे कंफ्यूज होगा, उससे अच्छा मैं ये सिमेट्री वाला एक टॉपिक बना के इतना मैं पूरी अपनी नोट से पूरा इतना ही लिख दूंगा, इतने में मेरे 5-6 लाइन में तो ये पूरा खत्म हो गया मेरी सिमेट्री। ये इसी को कहते कहते हमारा सेकंड पॉइंट भी खत्म। दैट्स हाउ जम, लेयर, सिलोम, सेगमेंटेशन, नोट। हमको सिर्फ एक बार पैराग्राफ पढ़ना है, उसके अंदर से हमको ढूंढना है कि मुझे क्या काम की चीज़ है, और वही हमने अगर ढूंढ ली तो उसको हम नोट्स, पर्सनल नोट्स के अंदर हम खुद अपने हाथों से लिखेंगे, अपने हमको जैसे पता चला वैसे लिखेंगे, तो एकदम ईजी हो जाएगा। जो एनसीईआरटी 30-40 लाइन्स की जो पैराग्राफ बनाती है वो हम 10 to 15 लाइन्स के अंदर कन्वर्ट करके वो रिड्यूस कर सकते हैं। जो इतना बड़ा हमारा पोर्शन है जो हमको पढ़ने में कंफ्यूजिंग और हार्ड लगता है, वो हम इतना छोटा करके एकदम इजीली स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे, तो पढ़ना भी इजी हो जाएगा और हमको वो और भी याद हो जाएगा हमारे नोट से, इसलिए हमको आराम से याद भी हो जाएगा। दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट टू डू इन अ थियोरेटिकल चैप्टर्स, कि हमको अपनी पर्सनल नोट्स बनानी है खुद स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि कंटेंट्स को हमको पहले लिखना है, क्या क्या हमको पढ़ना है, पहले हमको पता चल जाएगा हमको 10-15 से 20 टॉपिक पढ़ने। फिर वो कंटेंट के हमको टॉपिक्स लिखना है कि इस कंटेंट के अंदर इतने टॉपिक्स है, इस कंटेंट के अंदर इतने टॉपिक। फिर इसको धीरे धीरे डिटेल में लिखना है। डिटेल्स के अंदर मुझे एक तो पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, उसके अंदर जो मुझे मेन पॉइंट्स लिखे वो सिर्फ लिखना है, और जो एक्स्ट्रा होगा वो सब निकाल देना है। मतलब इधर इसके अंदर देखो, एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। अब ये तो मुझे भी पता है, ये पॉइंट मैं पढ़ूँ क्यों फिर? अब मैं एनसीईआरटी लेके बैठूंगा तो ये पूरा पढ़ूंगा, पर ये सब काम भी ना की चीज़ें मैं निकाल दूंगा ना इसके अंदर। स्पॉन्जीज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, मेन पॉइंट ये है। तो इधर मैंने एसिमेट्रिकल, नो डिवीजन इनटू एनी इक्वल हाफ, पॉलीफेरा, पॉलीफेरा मतलब स्पॉन्जीज। दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ राइटिंग पर्सनल नोट्स। तो थियोरेटिकल चैप्टर्स ऐसे प्रिपेयर होते हैं कि आप अपनी पर्सनल नोट्स बनाए, आपको जो समझ आए वो लिखे, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स को अवॉइड करके जो मेन पॉइंट्स है वो लिखे, तो जो बड़ा चैप्टर्स होगा वो आपके लिए छोटा बन जाएगा। तो मतलब वो थियोरेटिकल चैप्टर्स आपको अंडरस्टैंडिंग और इजी ग्रैपिंग हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट मैंने इसके अंदर लिखा है कि अवॉइड डिटेल राइटिंग हो गया। अब डायग्राम्स फॉर कॉन्सेप्चुअल एंड विजुअल एक्सपेक्टेशन। अब क्या होता है कि हमने ये तो पढ़ लिया, अब कोई ये तो मैंने ऐसे टॉपिक्स बताए जिसके अंदर आप देख सकते हो और एकदम इजी अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी हार्ड होती है, तो वो हार्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या आप डायग्राम बनाइए। तो डायग्राम के अंदर अब मैं आपको देखो, मैंने इसके अंदर क्या एकदम इजीली समझाया था कि ये मैंने 3 डायग्राम बनाए थे। अब डायग्राम के अंदर ये मैंने एक एसिमेट्रिकल डायग्राम बनाया, तो इसके अंदर मैंने क्या कोई भी सिमेट्री नहीं बन रही, तो क्या एकदम डायग्राम से आपको विजुअलाइजेशन हो गया कि इसके अंदर एक भी सिमेट्री नहीं बन रही, तो वो अंडरस्टैंडिंग एकदम ईजी होगी। वैसे मैंने ये डायग्राम बनाया जिसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है, तो मैंने क्या किया कि इसको बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हुए बताया। तो अब क्या किया, अब देख के पता चला कि यहाँ इसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री, इसके अंदर रेडियल नहीं हो सकती, एसिमेट्रिकल होती है, इस एक ही लाइन होगी जो इसको ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। तो क्या कि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डायग्राम आपको सिर्फ देख के ही पता चला कि हाँ इसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री, इसके अंदर रेडियल सिमेट्री है। तो क्या कि ये जो ज़्यादा लिखने का होगा वो लिखा हुआ तो आपके पास होगा ही, पर ये विजुअलाइजेशन आपको याद रहेगा ज़्यादा टाइम तक। तो जितना हो सके उतना डायग्राम बनाए। अब मैं आपको बताऊँ जम लेयर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जम लेयर के अंदर प्रॉब्लम्स आती है। तो जम लेयर के अंदर क्या होता है कि सीलोमेट, सूडोसीलोमेट, एसिलोमेट। अब हमारे पास क्या होता है कि देखो, ये है कि एंडोडर्म लेयर, एंडोडर्म की लेयर रेड वाली, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। तो अब क्या कि एंडोडर्म अगर पूरी मीजोडर्म से मतलब चिपकी हुई होती है तो वो सीलोमेट बोलते हैं। अगर एंडोडर्म मीजोडर्म के अंदर और वो पूरी मतलब पैचेस के फॉर्म में नहीं, पूरी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो उसको वो एसिलोमेट, क्योंकि अंदर कोई एसिलोमेट मतलब सीलोम के मतलब क्या होता है कि वो खाली जगह, कैविटी। तो इसके अंदर क्या किया, मिजोरम से चिपकी हुई तो अंदर पूरी कैविटी है मेरे पास,
तो मतलब वो सीलोमेट होगा, अंदर कैविटी है। अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मेरे पास इधर कोई जगह बची नहीं है अब, तो मतलब वो ए सीलोमेट हो गया। अगर वो 35 के अंदर है तो थोड़ी थोड़ी जगह बची है, मतलब सूडो सीलोमेट हो गया। तो मतलब क्या कि ये मैंने एक डायग्राम बनाया, 3 डायग्राम बनाए, उसके अंदर एक के अंदर सिर्फ बॉर्डर पे मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। लेट्स सी, इधर मैंने बॉर्डर पे इसको लगाया, तो आपको पता चला कि हाँ ये बॉर्डर पे मतलब इधर अगर बीच में ये है तो ये कैविटी बच रही है, मतलब सीलोमेट। इधर कोई कैविटी नहीं है तो ए सीलोमेट, इधर थोड़ी थोड़ी कैविटी है, मतलब सूडो सीलोमेट। तो ये कि डायग्राम से आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाएगी आपकी। अगर मैं आपको ये चीज़ आप एनसीईआरटी के अंदर रिलेट करना कि एनसीईआरटी के अंदर ये पूरा इतना ऐसा लिखा है ना कि आपको एक बार पढ़ने से पता ही नहीं चलेगा ये बोलना क्या चाह रहा है। तो अगर आपने ये डायग्राम आप कहाँ से ला सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हमको खुद को पता नहीं होता कि ये कहना क्या चाहता है, तो इसी वजह से आप टीचर्स फिर कोई यूट्यूब के अंदर वीडियो, छोटे छोटे वीडियोस देख लो, तो उसके अंदर वो डायग्रामेटिक आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो वही डायग्राम आपको नोटबुक के अंदर उतार देना है। मतलब क्या कि वो डायग्राम आप एक बार देख लोगे, समझ लोगे, फिर वही डायग्राम आप नोटबुक के अंदर आपके पास होगे, तो वो आपको पता चल जाएगा हाँ ये कहना ये चाहता है। क्योंकि लिखा हुआ हमको पता नहीं चलता, पर जो देखा हुआ होता है वो ज़्यादा पता चलता है। तो डायग्राम एक बहुत मेजर कंपोनेंट है आपके ये पूरा चैप्टर्स को कवर करने का। एक्सप्लेनेशन जो इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन होती है, डायग्राम इसको इतनी बड़ी से इतनी बड़ा आप देख के पता चल जाता है कि इसके अंदर कहना क्या चाहते हो। मतलब थियोरेटिकल चैप्टर्स अगर हमने खुद लिखा होता तो इतना, अगर डायग्राम से किया होता तो इतना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप रिड्यूस करो। वैसे ही हम आप बोलते हो अब आगे एक टॉपिक ले लिया हमने, पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा के अंदर हमने अब देखेंगे तो पॉरीफेरा कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जिस। ये मैंने ये पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ है, उसको मैं एकदम सिकुड़ के एकदम छोटा करके रिड्यूस करके आपको बता रहा हूँ। कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जिस, दे आर मराइन। ओके, आई गॉट इट, आई हैव डन अ डायग्राम विच इज वेरी ऑसम। अब डायग्राम बना दिया, अब डायग्राम आपको बाद में समझाता हूँ मैं। उसके अंदर स्पॉन्जिस है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम, अब इधर ये मेन दूसरा एक पॉइंट आता है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, अगर मैं आपको एनसीईआरटी से बताता हूँ ये वाली चीज़ और आपको इसके अंदर मैं रिलेट करके बताता हूँ, आपको टॉपिक बताता हूँ कि मैं अब किसकी बात करने वाला हूँ। तो फ्लो चार्ट्स एंड कंपैरिजन टेबल्स ड्यूरिंग कंफ्यूजन, बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर मेजर्ड। कि फ्लो चार्ट्स एंड कंपैरिजन टेबल मुझे जब भी कंफ्यूजन लगे, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको पढ़ के बताता हूँ, आप फील करोगे ये वाली चीज़। Member of this phylum are commonly known as sponges. They are generally marine and mostly asymmetrical. These are primitive multicellular animals have cellular level of organization. Sponges, अब इधर तक तो चलो हम थोड़ा कम करके हमारी जो पहले हमने मेथड थी कि वो अपनी नोट से ये वाले पूरे पॉइंट्स पढ़ के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देंगे, ये डन। Then sponges have water transport system or canal system. Water centers through minute pores ostia in the body, one into a central cavity spongiocele. Up from where it goes out through the ossiculum. This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. Chordocytes और polar cells line the spongiocele and canal. अब ये जो मैं बताने जा रहा था वो बात कि ये मैंने पूरा पढ़ लिया। अब इसके अंदर आप पॉइंट्स बनाने जाओगे तो आपको पॉइंट्स तो पता चल जाएंगे, पर आप विजुअली नहीं कर पाओगे कि ये कहना क्या चाहता है, तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं होगी। तो मैंने क्या किया, जो पहले वाले पॉइंट्स जो थे ये वाले, ये तो मुझे पता चल गए थे, इसलिए मैंने पॉइंट्स बना लिए क्योंकि ये ईजी थे। फिर ये वाला थोड़ा मुझे लगा स्ट्रक्चर्ड है, तो अब इसके अंदर मैंने क्या किया कि डायग्राम, मेरे टीचर्स ने ये डायग्राम मुझे सजेस्ट किया था। अब ये डायग्राम में मैंने क्या किया, ये मुझे मैम ने बताया था। तो अब उसके अंदर देखो ये डायग्राम है। अब ये जो येलो पोर्स है वो ऑस्टियोसाइट्स है, फिर ये जो बीच वाली कैविटी है वो स्पॉन्जोसील है, फिर ये जो ऊपर वाला जो सिंगल ओपनिंग है वो ऑसिकुलम है। तो क्या करता है कि जो वाटर होता है H2O, वाटर ये जो ऑस्टियोसाइट्स है उसके थ्रू अंदर जाते हैं, वो आते हैं कैविटी के अंदर। कैविटी क्या है, स्पॉन्जोसील है। कैविटी के अंदर से वो ऊपर जाते हैं और वो ट्रांसफर करते हैं ऑसिकुलम। ऑसिकुलम एक जो मैंने पहले बताया कि प्लेटी एलिमेंट जिसके अंदर पॉरीफेरा के अंदर एक सिंगल ही ओपनिंग होती है जिसके अंदर और बाहर जाता है, तो ऑस्कुलम के अंदर से बाहर जाता है, ऑसिकुलम के थ्रू बाहर जाता है पानी, दैट्स यू गॉट इट। और उसके अंदर बॉर्डर के ऊपर ये जो सेल्स होते हैं उसको कॉर्नोसाइट्स बोलते हैं। अब ये आपको स्ट्रक्चर पता चल गया, अंदर जाता है ऑस्टिया से अंदर जाता है, स्पॉन्जोसील में पहुंचता है, फिर ऑस्कुलम के अंदर ऑस्कुलम के थ्रू वो बाहर जाता है। अब यही चीज़ अगर आप इधर पढ़ो वापिस,
Spongy is a water transport or canal system. Water enters through minute pores ostia in the body. Minute pores ostia through in the body. Ostia के थ्रू अंदर पहुंच गया पानी. Then the body wall into through minute pores ostia in the body wall into a canal, central canal cavity called spongiocele. तो ये सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिल के अंदर पहुंच गया पानी. तो ये हमको दिख रहा है कि ऑस्टिया से अंदर गया, स्पॉन्जोसिल सेंट्रल कैविटी है उसके अंदर पानी पहुंच गया. देन फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम. तो इसके थ्रू ऑस्कुलम के थ्रू इधर से पानी बाहर निकलता है, गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम. और दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. तो ये अगर पानी आएगा तो फूड ले जाएगा, फिर रेस्पिरेटर एक्सचेंज होगी इसके अंदर से, और इधर से एक्सक्रीटरी वेस्ट भी निकलेगा. तो ये अगर मैंने आपको पहले पढ़ के बताया था और अब मैंने ये डायग्राम के थ्रू बताया तो आपको एक फ़र्क पता चलेगा कि पहले आप समझ नहीं पा रहे थे, अब मैंने डायग्राम के थ्रू बताया तो आप समझ पा रहे हो. अब आप बोलोगे भैया डायग्राम कहाँ से लाने, तो डायग्राम मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप किसी की चीज़ आपको पता ना चले डायग्राम, तो ये यूट्यूब पे वीडियो देख लो इसका छोटा टॉपिक का, या फिर आप टीचर से भी बात करके पूछ सकते हो कि मैम इसका कोई डायग्राम या विजुअल एस्पेक्ट जो मुझे बताओ आप, इससे मैं इजीली इसको डाउनलोड कर सकूँ अपने दिमाग के अंदर. देन कोनोसाइट्स, इसके अंदर कोनोसाइट्स और कोलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसिल एंड द कैनाल. तो ये इधर भी हमको पता चाहिए कोनोसाइट्स से कोलर सेल्स दैट लाइन द स्पॉन्जोसिल इन द कैनाल. तो ये जो पहले मुझे पता नहीं चल रहा था, अब डायग्राम की वजह से एकदम इजीली मुझे पता चल गया. तो जब हम इजीली इंफॉर्मेशन पता चल जाए तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप है कि उसको डायरेक्टली अपनी नोट्स के अंदर लिख दो इजीली सिंगल पॉइंट्स के अंदर. अगर चीज़ कॉम्प्लेक्स लगे ना पता चले तो डायग्राम के अंदर आओ कि डायग्राम के थ्रू हमको पता चल जाएगी. और अगर डायग्राम के थ्रू भी ना पता चले तो दूसरा एक ऑप्शन है कि आप फ्लो चार्ट बना लो. देखिए स्पॉन्जीज है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टियम. ऑस्टिया से नीचे आता है स्पॉन्जोसिल इनटू सेंट्रल कैविटी. सेंट्रल कैविटी के अंदर आता है विच इज स्पॉन्जोसिल एंड इट्स गोज टू ऑस्कुलम. द फ्लो चार्ट एंड डायग्राम, द मेन टॉपिक आई हैव रिटन इन रेड हियर. फ्लो चार्ट्स एंड कंपैरिजन टेबल्स ड्यूरिंग कंफ्यूजन, बेस्ट मेथड. अब फ्लो चार्ट सबको पता चल गई कि ये फ्लो चार्ट मैंने कैसे बताया आपको डायग्राम के थ्रू. अब व्हाट इज कंपैरिजन टेबल. तो देखो ये फ्लो चार्ट तो पता चल गया आपको, फिर ये मैंने पूरा इसके अंदर वो जो छोटे छोटे टॉपिक्स मतलब वो लाइंस थी उसको सीख उड़ा के मैंने पूरा pathways help in food gathering, respiratory removal of waste, collagen, body supported by skeletal more spicules, वो जो मैंने जो पूरा पॉलीफेरा है उसको शॉर्ट के अंदर किया. अब डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, hermaphrodite, asexual by fragmentation, asexual by formation of gamete, fertilization internally and develops direct. अब क्या है कि सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम्स ये भी होती है कि भैया ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सबके अंदर दिए हुए हैं. पॉरीफेरा में भी है, फिर दूसरे कौन से टॉपिक्स है जैसे कि पॉरीफेरा, फिर टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, ये सब फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, फिर डाइजेशन कैसा है, हर्माफ्रोडाइट है कि मोनोइसियस डायोसिस क्या है, फिर फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल हो रहा है. तो ये सब चीज़ सबके अंदर दी हुआ है, सब फाइला के अंदर दी है. अब मुझे कंफ्यूज होना है कि साला ये सब एक एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ सबकी याद नहीं रह रही. अब मैंने अभी पॉरीफेरा की याद की, फिर मैं सिलेंट्रेटा में पहुंचूंगा, सिलेंट्रेटा की याद करूंगा, फिर मैं पहुंचूंगा प्लेटियलमेंथिस में, प्लेटियलमेंथिस की भी याद करूंगा, फिर मैं पॉरीफेरा का भूल जाता हूँ कि छोटे छोटे डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, हर्माफ्रोडाइट है, एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन, ये याद नहीं रहता है. तो उसके लिए फिर मेन आता है कि आप कंपेरिजन टेबल बनाओ. अगर सेम टॉपिक अलग अलग पॉइंट्स के अलग सेम पॉइंट अलग अलग टॉपिक के अंदर दिए होते हैं तो उसका टेबल ही बना दो ना, एक कंपैरिजन टेबल. लेट मी शो यू. तो ये पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस मैंने पूरा एक लाइन लिख दिया आपको, ये आप खुद आगे एक्सटेंड कर देना इसको. अब डेवलपमेंट सबके अंदर दिया, पॉरीफेरा का डेवलपमेंट कैसा है, सिलेंट्रेटा का कैसा है, टीनोफोरा का कैसा है, प्लेटियलमेंथिस का डेवलपमेंट कैसा है, डाइजेशन सबका दिया है, पॉरीफेरा का, सिलेंट्रेटा का, टीनोफोरा का, प्लेटियलमेंथिस का, सेक्सेस सबके दिए, मोनोइसियस कौन है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस. अब सबके सब चीज़ आपको सब पता है. अब सबके अंदर एक एक पॉइंट छोटा याद रखो कि पॉरीफेरा के अंदर डेवलपमेंट ये है, डाइजेशन ये है, सेक्सिस है. अब ये सबका आप याद रखने जाओगे फिर आपसे ये होगा नहीं. तो उसके लिए मेन पॉइंट ये है कि आप एक कंपेरिजन टेबल बना दो. जिस भी जगह आपको कॉमन पॉइंट इन वेरियस टॉपिक्स मिले तो आप कंपेरिजन टेबल बना दो. तो अब इसके अंदर मैंने क्या किया कि डेवलपमेंट के कंपेरिजन टेबल बना दिया. तो सब मैंने ऊपर टॉपिक्स मतलब ये लिख दिए, फाइला लिख दिए, इधर मैंने सब कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी. अब डेवलपमेंट पॉरीफेरा के थे इनडायरेक्ट, सिलेंट्रेटा के इनडायरेक्ट, टीनोफोरा के अंदर इनडायरेक्ट,
प्लेट एलिमेंट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। अब मुझे क्या एक पैटर्न मिलेगी कि इधर 4 तक इनडायरेक्ट है, फिर मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, अब आगे का आप एक्सटेंड कर लेना, तो एक पैटर्न मुझे मिल जाएगी। तो पैटर्न याद करनी ईजी होगी। फिर मैं ऐसे ही आपको बताऊँ डाइजेशन के अंदर, डाइजेशन के अंदर इंट्रा, पॉलीफेर के अंदर इंट्रा, फिर बोथ बोथ बोथ, एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा। तो मुझे ये याद करो कि पॉलीफेर के अंदर इंट्रा होगा, फिर ये, फिर सिलेंडर के अंदर इंट्रा होगा, फिर ये, उससे अच्छा मैं याद करूँ डाइजेशन, इंट्रा, बोथ बोथ बोथ, एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा। तो मुझे पैटर्न मिल जाएगी। फिर मुझे ये याद करने की, एक एक टॉपिक के अंदर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मुझे इजीली ग्रैबिंग हो जाएगा कि ये पैटर्न मुझे मिल जाएगी। वैसे ही सेक्सिस, मोनोसिस 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 मोनोसिस, तो मुझे पता चल प्लेटिन एलिमेंट सब मोनोसिस होता है, उसके बाद सब डाइसिस हो जाते हैं, डाइसिस। वैसे ही डाइजेशन के अंदर पॉलीफिला अकेला इंट्रा है, फिर टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिन एलिमेंट बोथ है, और उसके बाद सारे एक्स्ट्रा 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 वाले हैं। तो ये जो कंपैरिजन, अगर सेम पॉइंट अलग अलग टॉपिक के अंदर आए, आप कंपैरिजन टेबल बनाओगे तो इज द बेस्ट मेथड टू कन्वे द, मतलब रिड्यूस द कंफ्यूजन। तो आप कंफ्यूजन ऐसे दूर कर सकते हो। वैसे ही फिर उसके बाद होता है कि एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स की क्या होता है कि पूरे यूट्यूब के अंदर एग्जाम्पल्स रटने की ट्रिक्स मिल जाती है। अब ये मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स अब मैंने ये मैं ऐसे याद करता कि साइकिल एंड स्पॉन्ज, साइकिल के ऊपर स्पॉन्ज बैठा है, साइकिल के अंदर साइकिल से साइकॉन, साइकिल से साइकॉन, साइकॉन के ऊपर स्पॉन्ज, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज से यू स्पॉन्ज है, बस। अब ये सब एग्जाम्पल्स रटने की ट्रिक तो सारे यूट्यूब वाले देते हैं, पर जो ये मेथड, ये फॉर्मेट है कि हम ये चैप्टर्स को कैसे इजीली डिग्रेड करें, कंस्ट्रक्ट कैसे करें, अपने और से कैसे याद करने के मेथड करें, तो ये होगा। फिर वैसे ही सिलेंडर का पूरा बना सकते हो। मैं आपको ये ऐसा होता है PDF की ड्राइव मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके अंदर गो थ्रू कर सकते हो मैंने कैसे लिखा है ये सब। वैसे ही ये सब हो गया। देखो NCERT के अंदर भी एकदम बेस्ट, आप देखोगे ना तो वेट अ मिनट, हाँ, उन्होंने NCERT के अंदर भी एकदम बढ़िया वाला उन्होंने डायग्राम, मतलब टेबल बना के दिया है कि ये फाइलम इधर पॉलीफेरा, सिनेटेटा, ये सब अलग अलग फाइलम्स दिए, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनका, फिर सिमेट्री कैसी है, सीलोम कैसा है, सेगमेंटेशन कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब उन्होंने मुझे इधर बना के दिया है NCERT वालों ने। तो इधर क्या कि आप पूरा इजीली इसको कंफ्यूजन से दूर होके आप एक एक चीज़ को, मतलब प्रेजेंट नहीं बोलेगा, पैटर्न से आप याद कर सकते हो कि ये इसकी क्या पैटर्न है, इसकी क्या पैटर्न है। तो हाँ, बट ये आपको फिर डायरेक्टली एग्जाम में याद आ जाएगा, ये पैटर्न है, फिर ये इसके अंदर ये लगाना है, फिर डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा आपको। अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाट अबाउट कंपैरिजन टेबल। तो मतलब जब आप पहले क्या करोगे, पहले आप कंटेंट लिखो, कंटेंट के बाद टॉपिक्स लिखो, टॉपिक्स के अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन काट के जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखो। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लिए, फिर भी आपको याद नहीं आ रहा है, फिर भी पता नहीं चला, तो डायग्राम को एक बार ट्राई करो, डायग्राम और उसके साथ साथ फ्लो चार्ट बनाओ। तो मतलब फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाओगे तो आपको फिर उसका क्लियरेंस आ जाएगा। अगर फ्लो चार्ट डायग्राम से क्लियरेंस 100% आ ही जाएगा, फिर अगर आपको सेम पॉइंट्स अलग अलग टॉपिक्स के अंदर मिल रहा है तो उसके अंदर आप क्या करोगे, कंपैरिजन टेबल बना दो। तो कंपैरिजन टेबल से क्या क्या आप उससे भी इजीली आपको पता चल जाएगा। अंडरस्टैंड? अब ये बात मैं अपने आप नहीं फेंक रहा हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस की है। मैं आपको इसके लिए मैं प्रूफ लेके आया हूँ। देखो मैंने ये जो हमारा ये था, दिस इज प्लांट किंगडम, आई थिंक, हाँ प्लांट किंगडम अंदर देखो मुझे ये वाला जो पूरा मेथड जो माइक्रोस्पोरोफिलन, माइक्रोस्पोरोंजिया कोल, माइक्रो, ये जो स्ट्रॉबेरी बियरिंग वाला था पूरा एक पार्ट था, वो मुझे पता नहीं चल रहा था। तो मैंने क्या किया, पूरा एक फ्लो चार्ट बना दिया। तो फ्लो चार्ट बनाते बनाते ये इतना, मैं एक ही बार पढ़ूंगा ना इसको तो मुझे ये याद हो जाएगा। वैसे ही अगर मुझे कोई ये उसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स के अंदर मुझे रूट्स का, स्टेम्स का, लीव्स का, ये सब का डिफ्रेंसिएशन पता नहीं चल रहा था, तो मैंने कंपैरिजन टेबल बना दिया कि रूट्स के अंदर मोनोकोट, डाइकोट के अंदर ये सब अलग अलग, मतलब अभी मुझे वो रिकॉल नहीं हो रहा है, पर आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। साइकस, फिर पाइनस, सिट्रस, लीव्स के अंदर, साइकस के अंदर, सिट्रस के अंदर अलग अलग टॉपिक्स बना दिए कि लीव्स कैसे होते हैं, स्टेम कैसे होते हैं, रूट्स कैसे होते हैं, सेम पॉइंट्स होते हैं पर अलग अलग टॉपिक के अंदर होते हैं। तो कंपैरिजन टेबल बना दो, दैट्स द बेस्ट मेथड टू ग्रैब इजी, और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वैसे ही फिर मैंने मॉसिस में फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज ये सब मैंने पूरा बनाया था। तो ये आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। वैसे ही आपको सबके अंदर आप ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ बायोलॉजी के लिए, आप केमिस्ट्री में भी ये चीज़ कर सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर भी ये मैंने जो मेथड्स बोली कि आपको पहले डिफरेंट अलग और रिड्यूस करके अपने पॉइंट्स में लिखना है, क्लास पहले तो टॉपिक्स, फिर क्लासिफिकेशन,
उसके बाद अपने पॉइंट्स में लिखो डिटेल इन्फॉर्मेशन को, ना हो तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम से और फ्लो चार्ट से काम करा चलाओ। फिर आप कंपैरिजन टेबल बनाओ कि एक ही पॉइंट्स अलग अलग टॉपिक्स में आ रहा है तो कंपैरिजन टेबल बनाओ। तो इज द बेस्ट मेथड टू रट्टा ऑफ थियोरेटिकल चैप्टर्स। और अब आप एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद पहले से आखिरी तक वापस बोलता जा रहा हूँ। यू कैन सी कि मैं हर बार ये बोलता हूँ कि पहले आप टॉपिक्स क्लियर करो, टॉपिक्स के बाद क्लासिफिकेशन कराओ, क्लासिफिकेशन के बाद अपने नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, उसके बाद आप डायग्राम और वो फ्लो चार्ट्स पे आओ, उसके बाद कंपैरिजन टेबल पे आओ। ये चीज़ अब आपको भी रट गई। इसी तरह आपको बेस्ट मेथड टू रिकॉल एंड लर्न एंड रट्टा ऑफ एनी चैप्टर इज स्टेप बाय स्टेप रिकॉल सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है, एक टॉपिक पढ़ना, रिकॉल किया, फिर सेकंड टॉपिक पढ़ो, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक बोथ रिकॉल करो, फिर थर्ड टॉपिक पढ़ो, फिर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीन रिकॉल करो। मतलब एक टॉपिक बढ़ाओ और पूरा रिकॉल करो, एक टॉपिक बढ़ाओ पूरा रिकॉल करो, एक टॉपिक बढ़ाओ पूरा रिकॉल करो। तो इससे क्या कि आपको जो याद रहने की क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। और आप जो एक ही बार पढ़ने से आज एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली, आपको याद नहीं रहेगा। फिर कल एनसीईआरटी पढ़ोगे तो परसों एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा। पर एक एक टॉपिक करके आगे का रिकॉल करते जाओगे तो आपको जो आपका रिकॉलिंग पावर है, आपका जो याद रहने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है? मतलब अभी मैंने आपको बताया, मैंने भी क्या कर रहा था कि थोड़ी थोड़ी बार पे ये ऐसे ऐसे पूरा फ्लो चार्ट बता रहा था कि टॉपिक्स क्लासिफिकेशन, उसके बाद डायग्राम फ्लो चार्ट। तो आपको अभी आप आंख बंद करके आप खुद बोल सकते हो कि ये भैया कब के ये बोल रहे थे, कि स्मिथ भैया बोल रहे थे कि टॉपिक्स क्लासिफिकेशन, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और उसके बाद कंपैरिजन टेबल। आपको भी कैसे याद हो गया? वैसे ही आप जो भी टॉपिक करो उसके बाद एक टॉपिक बढ़ाओ और पूरा रिकॉल करो, एक टॉपिक बढ़ाओ पूरा रिकॉल करो, एक टॉपिक बढ़ाओ और पूरा रिकॉल करो। तो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न और थियोरेटिकल चैप्टर्स। पूरा रट्टा मारने का जो बेस्ट मेथड होता है ना, ये वाला होता है कि आगे बढ़ो पीछे का रिकॉल करो, आगे बढ़ो पीछे का रिकॉल करो। तो इस पूरी वीडियो का मेन मोटिव ये था कि ये जो मैंने अलग अलग पॉइंट्स बनाए कि पर्सनल नोट्स, व्हाट्स टू स्टडी, टॉपिक क्लासिफिकेशन, अवॉइड डिटेल राइटिंग, की पॉइंट्स, डायग्राम, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट्स एंड कंपैरिजन टेबल। तो ये चीज़ से आपको पूरा एक माइंड मैप मिल गया कि मुझे थियोरेटिकल चैप्टर्स, जो रटने वाला चैप्टर है, वो मुझे कैसे प्रिपेयर करना है और वो मैं इजीली अपने हैंडमेड नोट से कैसे उसे इजीली रिकॉल कर सकता हूँ और वो मैं कैसे इजीली अपने माइंड के अंदर डाउनलोड कर सकता हूँ। तो दैट्स ऑल अबाउट PNS सीरीज फर्स्ट एपिसोड, हाउ टू प्रिपेयर थियोरेटिकल चैप्टर्स। अगर इसके अंदर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताना कि भैया ये मुझे पता नहीं चला, भैया ये टॉपिक पॉइंट मुझे नहीं पता चला। और आपके पास और कोई मेथड है वो भी मुझे बताना कि भैया ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाट यू कैन कन्वे फॉर अ मास प्रॉब्लम एंड दिस इज द, आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर प्रिपेयरिंग अ थियोरेटिकल चैप्टर्स। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स होप फॉर द सेकेंड PNS एपिसोड। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने पहले भी बताया अभी भी बताया कि आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करे हो, नॉट एकेडमिकली, मतलब एकेडमिकली पर पूरा लाइफ वाला प्रॉब्लम, ना कि थियोरेटिकल प्रॉब्लम, तो मुझे ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अपने आने वाले एपिसोड्स के अंदर वो पूरा क्लियर करने का कन्वे करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।